आप सभी का, छात्रों और सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे YouTube चैनल उमा लिटरेचर अकादमी पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखेंगे अशोक के स्तंभ। अशोक के स्तंभ छात्रों इतने सुंदर बने हैं कि सभी विद्वानों ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। उसके जैसी पॉलिश, उसके जैसी विकसित कला का चरम रूप जो है वह इन स्तंभों में हमको दिखाई पड़ता है। तो इनमें से कुछ प्रमुख स्तंभों का वर्णन आज हम करते हैं, जिनमें पहला है बाखिरा सिंह स्तंभ। तो वैशाली के निकट ये बिहार में पड़ता है। वैशाली के निकट यह स्तंभ लगभग 36 फुट लंबा है। यह नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः पतला होता गया है। इसकी यष्टि अर्थात उसका तना भारी है। अन्य स्तंभों की तुलना में इसका अनुपात अधिक मोटा और ठिगना है। और शीर्ष भाग पर दीर्घाकार फलक पर सिंह जो बना हुआ है वो पेटाल और भद्दा बना हुआ है। कला में क्योंकि प्रारंभिक कला थी इसलिए उतना शार्पनेस, उतनी सूक्ष्मता से अंकन नहीं हो पाया है, तो अभी थोड़ा सा मोटा और बेडौल और भद्दा बना हुआ है। सिंह का पृष्ठभाग वर्गाकार फलक पर ठीक प्रकार से स्थित हुआ नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि बड़ी कठिनाई से ही मुद्रा में सिंह फलक पर आसीन है। स्तंभ लेख रहित है तथा अलंकरण विहीन फलक है। इसकी बनावट और ओप इसे मौर्यकालीन सिद्ध करते हैं। दूसरा इसका स्तंभ है संकाश्य का गज शीर्षक स्तंभ। फर्रुखाबाद जिले में संकिशा या संकाश्य का नामक स्थान पर स्थित इस स्तंभ के शीर्ष पर गज अथवा हाथी की आकृति है। इसके गोल फलक पर मुचकुंद, कमल के पुष्प और कलियों की बेल बनाई गई है तथा बीच बीच में त्रिरत्न बने हैं चिन्ह। इसका कंठा अलंकृत है तथा उसके नीचे उल्टी कमलाकृति अत्यंत सुंदर है। यद्यपि शीर्षस्थ गज सजीव और कलात्मक है तथा उसमें गतिशीलता का अभाव दिखाई पड़ता है। तीसरा स्तंभ आता है रामपुरवा का वृष शीर्षक स्तंभ। बिहार के चंपारण जिले में रामपुरवा नामक स्थान पर इस स्तंभ के ऊपर बैल की आकृति है। इस स्तंभ में उल्टे कमल पर बटी हुई डोरी जैसा कंठा है तथा उसके ऊपर वृत्ताकार फलक पर पुष्प और पत्तियों, फूल पत्तियों का आदि का अलंकरण हुआ है। उसके ऊपर विशाल काय वृषभ या बैल बना हुआ है, जिसके कर्ण अर्थात कान सतर्क हैं। ऊपर उसका झुका हुआ है, सिर तना हुआ है और अंग प्रत्यंग पुष्ट और गठित है। मांसपेशियों का उभार और उसकी आंतरिक शक्ति को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वृषभ का अंकन अत्यंत ही स्वाभाविक और कलात्मक बनाया गया है। अर्थात हम कला में देखते हैं जो बाखिरा सिंह स्तंभ वगैरह के भद्दे और मोटे बेडौल से मूर्तियां थी, वो अब रामपुर के वृषभ शीर्षक में बहुत ही सुंदर उसको कलात्मक कला की उच्चता को प्राप्त होते हुए दिखाई पड़ते हैं। चौथा आता है लौरिया नंदनगढ़ का सिंह स्तंभ। यह भी बिहार प्रांत के चंपारण जिले के लौरिया नंदनगढ़ नामक स्थान पर प्राप्त हुआ है। यह भी सिंह स्तंभ नीचे से मोटा और ऊपर से क्रमशः पतला होता गया है। स्तंभ के ऊपरी भाग में दोहरी मेखला या करधनी जैसी या डोरी जैसी अलंकृत है। उसके ऊपर उल्टी कमल की पंखुड़ियां जो प्राकृतिक और सुंदर बनाई गई हैं। बटी हुई डोरी जैसे कंठे के ऊपर गोल चौकी या फलक रखा हुआ है, जिसके चारों ओर हंसों की पंक्तियां अंकित की गई हैं। गोल फलक पर शीर्षस्थ सिंह जो है उस पर सिंह बैठाया गया है, उकड़ू मुद्रा में बैठा हुआ है। सिंह का बलिष्ठ शरीर और आकृति ओजपूर्ण है। लौरिया नंदनगढ़ के सिंह के विशाल आकार के अनुपात में फलक या चौकी कुछ छोटी सी प्रतीत होती है, क्योंकि सिंह का पृष्ठभाग तथा अग्रभाग कुछ कुछ चौकी से बाहर निकले हुए हैं। सिंह के अयाल अर्थात उसके केश स्वाभाविक हैं तथा उसका संपूर्ण भाव रूढ़िबद्ध है। शिल्प और सौंदर्य की दृष्टि से यह स्तंभ सुंदर कहा जा सकता है। पांचवा आता है रामपुरवा का सिंह स्तंभ। यह लौरिया नंदनगढ़ के पास में ही है। इसकी आकृति अपेक्षाकृत सानुपातिक तथा समविभक्त है। कुछ विद्वानों ने इसे सारनाथ के सिंहों से भी अधिक लय युक्त माना है। छठवां आता है सांची का सिंह स्तंभ शीर्षक स्तंभ। रामपुरवा स्तंभ के समान इसके वृत्ताकार फलक पर हंसों की पंक्तियां बनाई गई हैं। सिंह पर 4 सिंह परस्पर पीठ सटाए हुए बैठे हुए हैं। शीर्ष पर फलक पर चारों दिशा में मुंह के हुए 4 शेर बनाए गए हैं। यह स्तंभ सांची के दक्षिणी द्वार के पास है और यह सारनाथ के प्रसिद्ध स्तंभ के समान है। स्मिथ ने इसे कला की दृष्टि से यद्यपि सारनाथ संबंध से हीन माना है, तथापि यह भी संभावना व्यक्त की है कि हो सकता है कि दोनों का निर्माण एक ही कलाकार द्वारा किया गया हो।
अंतिम हम देखते हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण स्तंभों में सारनाथ का सिंह शीर्षक स्तंभ, जो सर्वोत्तम है और अशोक के समय की या कह सकते हैं मौर्यकालीन कला का की उच्च कोटि की भावना को प्रदर्शित करने में सक्षम है। अशोककालीन कला शिल्प और स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ जो उदाहरण है वो सारनाथ सिंह शीर्षक स्तंभ है। इसका शीर्ष लगभग 50 फुट ऊंचे स्तंभ पर स्थित था, अर्थात इसके यष्ट या इसका जो तना है वो 50 फुट ऊंचा था, काफी ऊंचा है, जो किसी प्राकृतिक आघात से वर्तमान में गिर गया है। इस समय यह सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित है। मूल स्थान पर केवल 6 फुट 8 इंच का भाग ही शेष रह गया है। अवशिष्ट खंड आसपास पड़े हैं। स्तंभ का व्यास नीचे से 2 फुट 4 इंच तथा ऊपर 1 फुट 10 इंच था। स्तंभ 8 फुट लंबे और 6 फुट चौड़े हैं और 1.5 फुट मोटे एक पाषाण खंड पर स्थापित है, अर्थात एक चौकी पर यह स्तंभ स्थापित किया गया था। स्तंभ यष्ट के ऊपर अर्थात उसके तने के ऊपर दोहरी साधी मेखला है। अब हम शीर्ष भाग का वर्णन कर रहे हैं। दोहरी साधी मेखला है तथा इसके ऊपर उल्टे कमल की आकृति है। इसके ऊपर सादा कंठा तथा वृत्ताकार फलक है, अर्थात जो चौकी बनाई गई है गोल बनाई गई है ऊपर के, जिस पर 4 छोटे चक्र और 4 पशुओं का अंकन है, जिनमें वृषभ, अश्व, सिंह और गज का अंकन है। फलक के ऊपर चारों दिशाओं की ओर मुख किए पीठ से पीठ मिलाए केसरी उकरू बैठे हुए हैं। केसरी अर्थात सिंह चारों दिशाओं में बैठे हुए हैं और उनकी आकृति अत्यंत भव्य है, तेजपूर्ण है और दर्शनीय है। सिंहों की शारीरिक गठन, उभरी हुई नसें और तनी हुई मांसपेशियां कलाकार की कुशलता की परिचायक हैं। सिंहों के लहराती हुई जटा, जो गर्दन के केश हैं या केसर हैं जिनको कह सकते हैं, उसका सूक्ष्म अंकन हुआ है। चारों सिंह समानुपात से निर्मित हैं, उनमें जरा भी भूडापन दिखाई नहीं पड़ता है। और हम जानते हैं कि हमारे भारत का राजकीय चिन्ह के रूप में यही सारनाथ सिंह की आकृति ही स्वीकार की गई है भारत में। तो यहाँ पर राय कृष्ण दास नामक विद्वान कहते हैं कि सिंहाकृति के भौतिक स्वाभाविकता जो है उसमें कलाकार ने जानबूझकर पंचानन अर्थात सिंह की उग्रता, हिंसकता और प्रचंडता नहीं दिखाई। बैठे तो हुए हैं लेकिन वो हिंसक नहीं दिख रहे हैं और इन्हें छोड़कर भी उनका मृगेंद्रत्व कहीं से कम नहीं होने दिया है। उनके गठिले अंग प्रत्यंग सम विभक्त हैं और बड़ी सफाई से गढ़े गए हैं। उनमें से कहीं पर भी लबड़पन, बोदापन अथवा भद्दापन नहीं है। न एक छीनी कम लगी है, न एक छीनी अधिक लगी है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सभी जो सिंह के शीर्ष पर जो मूर्तियां बनी हैं उन पर और सिंह यष्ट जो स्तंभ यष्ट है उस पर जो मौर्यकालीन ओप है वो आज भी ताजी है, अर्थात उसकी चमक अभी भी उतनी ही बरकरार है। पहले इन सिंहों की आंखों में मणियां रखी गई थी। कलाकार ने कल्पना में वास्तविकता के पुट ने सिंह की आकृतियों को अत्यंत गौरवपूर्ण बना दिया है। स्मिथ का कहना है कि प्राचीन पशु मूर्तियों में इससे श्रेष्ठ तो क्या, इसके समान भी सुंदर कलात्मक उदाहरण किसी भी देश में मिलना कठिन है। इसमें अत्यंत सफलतापूर्वक चित्रांकन की स्वाभाविकता को गरिमा के साथ समाविष्ट किया गया है, अर्थात देशी विदेशी सभी विद्वानों इसकी बहुत बहुत भूरि प्रशंसा की है और कहा गया उस समय पूरे विश्व में इतनी सुंदर कलाकृति नहीं दिखाई पड़ती। शीर्षक सिंहों के ऊपर एक महाधर्म चक्र था जो आज मात्र 6 खंडों में प्राप्त है। ठीक है, इन खंडों के आधार पर यह अनुमान किया गया है कि इसका व्यास 2 फुट 9 इंच था तथा उसमें 32 तीलियां थी, 32 अरेते चक्र थे। इस चक्र को स्थापित करने के लिए सिंह संघाट के मध्य में एक चूल काटी गई थी जो आज भी दिखाई पड़ती है, अर्थात चारों सिंहों के बीच में एक चूल काटी गई थी, उसी के ऊपर इस गोल चक्र को रखा गया था। इस चक्र के संबंध में विद्वानों का कहना है कि यह चक्र वही था जिसे विभिन्न संबंधों में हमारे यहाँ साहित्य में ब्रह्म चक्र, भव चक्र, काल चक्र, सुदर्शन चक्र और आदि नामों से कहा गया है। यह विराट पुरुष नारायण का चक्र था और ललित विस्तर में स्पष्ट है कि इस सहस्रार चक्र को पूर्व के अनेक बुद्धों ने प्रवर्तित किया था, अर्थात अनेक बुद्ध के जो पूर्व जन थे उनमें उन्होंने इसको इस्तेमाल किया था। तो कह सकते हैं कि यद्यपि सारनाथ का सिंह स्तंभ श्रेष्ठ कला का अद्वितीय उदाहरण नहीं है, तथापि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व की समस्त विकसित कलाकृतियों में यह सर्वश्रेष्ठ है। इसके कलाकार को पीढ़ियों के कलात्मक और तक्षण का पुष्कल अनुभव प्राप्त था। शीर्षक सिंहों के प्रदर्शित शक्ति, उभरी हुई शिराएं, तनी हुई मांसपेशियां, फलक पर उत्कीर्ण पशुओं की आकृतियां, वास्तविकता और सजीवता सभी कुछ
इतना विकसित और स्वाभाविक है कि उसमें आरंभिक कला की छाया तक नहीं है, अर्थात बहुत एक्सपर्ट कलाकार ने इसे बनाया होगा। अपने मूर्तिकार ने अपने अभीष्ट को या अपने कह सकते हैं लक्ष्य को बहुत सच्चाई और विश्वास के साथ प्रकट किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये 7 प्रकार के यहाँ पर स्तंभ अशोक के दिखाई पड़ते हैं, जिनमें अत्यधिक ज्यादा ये सुंदर हैं। अब इन पर जो कला है उनको हम बाद में करेंगे। आज के लिए इतना ही। स्तंभों का वर्णन आपको हमने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, घट रहे हैं मेरे सब्सक्राइब, कृपया छात्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वॉच टाइम बढ़ाइए, कुछ देखिए, आप लोग उससे लाभ उठाइए, पढ़िए। और आपके परीक्षाएं भी अब तो निकट हैं और प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी सभी प्रकार के छात्रों के लिए भी अत्यंत ही उपयोगी ये वीडियो होते हैं। इनका लाभ अवश्य आप उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।